Hello guys, welcome to lecture 2 of temperature. आज के लेक्चर में we will be discussing experiments जो बहुत ज़्यादा आते हैं. Experiments to calculate latent heat of fusion, experiments to calculate latent heat of vaporization, how to do them, how the questions are asked. तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है. When it comes to experiments for latent heat of fusion, आप इस बात को समझें दैट जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जैसे हमने बड़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू ml, जिसमें ये E थर्मल एनर्जी है, ये मास है, एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इस एक्सपेरिमेंट को करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं और उसकी रीजनिंग भी समझाता हूं कि क्या उसमें एरर है और उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, व्हेन हाउ द क्वेश्चंस इन A2 एग्जामिनेशन इज गोना बी कमिंग. तो सबसे पहले तो यार, अगर मैं कहता हूं कि हमने एक हीटर लिया और उसमें एक 18,000 जूल की एनर्जी दी, तो लाजमी सी बात है, लेट्स से आपने यहाँ पे एक बीकर लिया खाली, एंड देन यू मेजर द मास ऑफ द आइस दैट इज कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ वाटर. आपने कहा मेरे पास 0.2 kg आइस मिलती है मुझे, मैंने E इज इक्वल्स टू M लगाया और L लगाया, आई गॉट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दैट इज 90,000 इन दिस केस. सर 90,000 जूल्स दिएंगे तो हमारे पास 0.2 किलोग्राम्स ऑफ आइस कलेक्ट हो जाएगी. E इज इक्वल्स टू ML से यही एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ते थे, और सिंस अब ओ लेवल्स में E इज इक्वल्स टू ML का फॉर्मूला नहीं है 2023 के बाद से, 2023 4 तक के बच्चों ने किया था. आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मेजोरिटी जो ये देख रहे हैं वीडियो, तो वो ये बात जानते हैं सर कि अगर मैं इसको, ये जो एनर्जी है दैट इज सप्लाइड इन ऑर्डर दैट M इज द मास गेन्ड एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ आई गेट द वैल्यू ऑफ 90,000. ये तो बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सर, इतना आसान एक्सपेरिमेंट है, आप परेशान कर रहे थे, ऐसा नहीं है बेटा. दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाई? सर ये जो आइस मेरे पास मेल्ट हुई है, ये आइस इस हीटर की वजह से मेल्ट हुई है? नो बेटा, इस आइस का एक मेजॉरिटी हिस्सा जरूर इस हीटर की वजह से मेल्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं है क्या कि अगर मैं हीटर हटा दूं तो आइस मेल्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी. तो सडन कुछ देर में सराउंडिंग से जो हीट इस आइस तक जाएगी उसकी वजह से भी तो कुछ हिस्सा मेल्ट होगा. तो लेट्स अज्यूम कि सर ये जो पिंक वाला हिस्सा है that is melted due to heater, और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है that is melted due to surrounding. तो ये जो वैल्यू आ रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ये वैल्यू हमारी गलत है. और क्यों गलत है? बिकॉज सम एनर्जी इज ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, जो हमने कंसिडर ही नहीं की, उसको एलिमिनेट भी नहीं किया. तो बेसिकली एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर प्लस एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू ML. यही हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए थी कि जो एनर्जी हम लोग हीटर से सप्लाई करते हैं प्लस जो एनर्जी हमारे पास मिलती है हमें सराउंडिंग से, उन दोनों का सम जो है मिला के हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होगा. सर ये जो K है, एनर्जी ड्यू टू सराउंडिंग, हमें इसको एलिमिनेट करना है ताकि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ सके, क्योंकि हीटर की एनर्जी तो मैं निकाल सकता हूँ बिकॉज इट्स अ डिवाइस, मैं उसको जूल्स मीटर से एनर्जी निकाल सकता हूँ, बट सराउंडिंग की एनर्जी को कोई मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं ले सकता. तो अब क्या करूंगा सर, मैं इस सडन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट 2 बार परफॉर्म करूंगा. सबसे पहले मैं सेम अमाउंट ऑफ आइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा हीटर लगा के, और लेट्स से मेरे पास जो मास की वैल्यू आती है वो आती है 0.2 किलोग्राम्स. सेम एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी हीटर परफॉर्म करूंगा. लेट्स सपोज मेरे पास मास की वैल्यू आती है 0.05 किलोग्राम्स. तो सर ये जो मास है 0.2, ये टोटल आइस पिघली है, हीटर भी है इसमें और सराउंडिंग भी है. ये जो मास ऑफ आइस कलेक्ट हुआ है ये सिर्फ सराउंडिंग की हीट की वजह से हुआ है.
अगर मैं इस मास में से इस मास को माइनस कर दूं, मतलब ऐसा जो कलेक्शन ऑफ आइस हुई है इन टर्म्स ऑफ वाटर जिसमें हीटर और सराउंडिंग दोनों है, उसमें से मैं सराउंडिंग वाला मास माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ वो मास रह जाएगा दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द हीटर्स हीट। वो आइस जो सिर्फ हीटर की हीट की वजह से पिघली, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सर बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं आप, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल समझिएगा बेटा। देखिए, अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट में मुझे ये पता चल जाए कि सराउंडिंग की वजह से 1 मिनट में लेट्स सपोज 0.02 kg आइस मेल्ट होती है, तो 10 मिनट में 0.1 kg आइस मेल्ट हो जाएगी सराउंडिंग की वजह से। क्योंकि मैंने परफेक्ट आंसर निकालना है, बहुत करीब आंसर निकालना है, तो मुझे हीटर की एनर्जी अगर मैं यहां पे ई की जगह यूज करता हूं, तो आई नीड अ मास इज इक्वल्स टू ml में, कि ये मास जो हो वो वाला मास हो जो हीटर की हीट की वजह से पिघला है। नहीं आई समझ? तो बेसिकली व्हाट आई वुड डू इज, मैं जो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा दैट इज E इज इक्वल्स टू m। m की जगह बेटा मैं m यूज करूंगा कौन सा? m, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं m2 कह लेता हूं और इसको मैं m1 कह लेता हूं। m2 माइनस m1 बेसिकली आई वुड सब्ट्रैक्ट और इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा दैट गोज लाइक दिस, E इज इक्वल्स टू L टाइम्स m2 माइनस m1, और अगर LF को सब्जेक्ट बनाओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, तो E ओवर m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, वट एवर सूट्स यू, जो भी आपने जिसको भी m1 m2 कंसिडर किया हो। तो ये मासेस को सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा कि मासेस को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास सिर्फ वो मास रह जाएगा जो हीटर की वजह से आइस पिघली, उसका मास। क्योंकि मैं एनर्जी हीटर की यूज कर रहा हूं, तो मास भी मैं वो वाला यूज करूंगा जो हीटर की वजह से आइस पिघली है, ताकि मेरी वैल्यूज बहुत सही सही आ रही। ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। मूविंग ऑन सर, ई की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया रिवाइज, वो ये बन गया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। विद हीटर स्विच्ड ऑफ 20 grams of ice melts in 10 minutes. With heater switched on, 85 grams of ice melt in 5 minutes. Given that the heater supplied 19,000 joules of energy, calculate the latent heat of fusion. अच्छा, जब हीटर ऑफ था तो 20 ग्राम ऑफ आइस 10 मिनट में पिघली। अगर 20 ग्राम्स 10 मिनट में पिघली, इसका मतलब 5 मिनट के अंदर 10 ग्राम आइस मेल्ट होती है। दिस इज द मास दैट इज मेल्टेड ड्यू टू सराउंडिंग। सर आपने 5 मिनट का क्यों निकाला? क्योंकि बेटा बाद में हीटर को मैंने 5 मिनट्स ऑन किया ना, तो मैं 85 ग्राम्स में से माइनस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं जब हीटर ऑन किया तो बिकॉज ऑफ हीटर E इज इक्वल्स टू ml, बिकॉज ऑफ हीटर, हीटर में जब ऑन था तो जो हमारी टोटल मास मेल्ट हुआ दैट इज 85 ग्राम्स, और जब हीटर ऑफ था तो जो मास मेल्ट हुआ दैट इज 10 ग्राम्स। तो हीटर की वजह से कितना मास मेल्ट हुआ है बेटा? 85 माइनस 10 दैट इज 75 ग्राम्स। ये वो मास है 5 मिनट का जो हीटर की वजह से क्या हो गया है? मेल्ट हो गया है। एनर्जी हीटर अब सप्लाई करता है 19,000 इज इक्वल्स टू मास, आप लिख सकते हैं 85 माइनस 10 और एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 19,000 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 10, आपकी वैल्यू आ जाएगी 253 जूल्स पर ग्राम ले लो, बट आई थिंक अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो दैट्स वेरी कन्वीनियंट। तो अगर आप इसको 19,000 इज इक्वल्स टू 75 ओवर 1000 करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इन किलोग्राम्स, तो आपके पास लेटेंट हीट का परफेक्ट आंसर आ जाएगा 19,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 75, विच इज गोइंग टू बी 250,000 जूल्स पर किलोग्राम्स। ये हमारे पास लेटेंट हीट सप्लाइड जाती। क्लियर होती है बेटा बात? आई गेस दिस मेक सेंस। अच्छा,
अगले पार्ट में बोलता है डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है? थर्मल एनर्जी required to change state of 1 kg mass from solid to liquid और वाइस वर्सा। वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है 1 kg मास का स्टेट चेंज करवाना हो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में, दैट थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा सवाल है बेटा, थोड़ा सा ओल्ड सवाल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपने और करने हैं, ठीक है, ये खुद करने हैं, ठीक है। मैं वही अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को डेवलप करता हूं हमेशा लेक्चर्स के अंदर। बेटा वंस यू आर डन ना, आप अपने A2 के लेक्चर खोलिएगा, आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज अक्टूबर नवंबर 2019, और आप ट्राई कीजिएगा इसके फौरन बाद ही क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज अक्टूबर नवंबर 2019। ये 2 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप डेफिनेटली वेबसाइट पे आप जब लेक्चर देख रहे हो तो साथ रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी, तो फंसो तो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर लेना। ये मैं नोट्स में लेक्चर में नहीं करा रहा सवाल, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो ये आप एक बार वहां देख सकते हो। मैंने बता दिया है कि 2 क्वेश्चन आप लोग कर लें, इसके फौरन बाद पॉज करके, जब मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं इसके बाद पॉज कर लीजिएगा, फिर हम लोग वेपराइजेशन के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। Some crushed ice at 0 degree Celsius is placed in a funnel together with the electric heater, as shown in figure 2.1. The mass of the water collected in the beaker is measured. Intervals of time is determined with the heater switched off. The mass is then found with the heater switched on. The energy supplied to the heater is also measured. The both measurements of the mass water is not collected until the melting occurs at the constant rate. Shabash. The data is given. State why the mass of the water determined with the heater switched off. अच्छा, बोलते हैं क्यों मास ऑफ वाटर डिटरमाइन किया है जब हीटर स्विच ऑफ है? टू एलिमिनेट द एरर। इसको क्यों डिटरमाइन करेंगे? ताकि एरर को एलिमिनेट कर सके, वो मास मिल जाए जब हीटर ऑफ है, ताकि उसको जो है माइनस कर दें। स्टेट हाउ इट कैन बी डिटरमाइन दैट द आइस इज मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट। बहुत अच्छा सवाल। कैसे सजेस्ट करें कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आइस इज मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट? यू नीड टू मेक श्योर प्लेस अ बैलेंस and place the digital balance below the beaker and observe that mass slash weight increase at the same rate. कि सर जब हम लोग बीकर डिजिटल बैलेंस रखेंगे एंड उसके बाद बीकर रखेंगे एंड देन जब उसमें आइस मेल्ट होकर गिर रही होगी, तो आप इसमें जब रीडिंग देख रहे होंगे दे वुड बी इंक्रीजिंग एट द सेम रेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि आई जो है जो बेसिकली मेल्टिंग हो रही है और जो कन्वर्जन हो रही है दैट इज आइस इज मेल्टिंग एट द सेम रेट, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, E इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 इंटू L। जब हीटर स्विच्ड ऑफ था तो कितना मास कलेक्ट हुआ? 16.6, बट 10 मिनट में। मुझे इसको अगर 5 मिनट में करना है तो ये भी आधा हो जाएगा सर, क्योंकि कांस्टेंट रेट पे, ठीक है। याद रखिएगा एक ही माइनस करेंगे, अब ऐसा नहीं 10 मिनट वाला माइनस कर दो, खुदा रहा इतनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। तो बेसिकली 5 मिनट्स के अंदर 8.3 ग्राम्स कलेक्ट होगा ना, 5 मिनट्स में 8.3 ग्राम्स कलेक्ट होगा। तो हमारे पास हीटर की एनर्जी 18,000 है। हीटर की वजह से जो मास है दैट इज 64.7 माइनस 8.3, और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि आंसर हमें किलोग्राम्स में देना है। एल की वैल्यू निकाल लेंगे 18,000
आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर किलोग्राम, दैट इज 320,000। और अगर इसको बेटा किलो जूल्स में देना है तो 320 किलो जूल्स पर किलोग्राम्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 करके इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, किलो जूल्स पर केजी में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, तो 320 किलो जूल्स पर किलोग्राम लेटेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दिस इज बेसिकली हाउ दीज एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस कैन बी। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक लेटेंट हीट और इसकी वर्किंग कर ली है। 2 क्वेश्चंस अभी यहाँ पे पॉज करके करेंगे ताकि आप लोग ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें, और क्वेश्चन नंबर मैंने जो है दूसरा जो बताया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस, 8 यस। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ट्राई करें, इसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें मुश्किलात होंगी बीच में, वो इसलिए मैंने जो है ना वहाँ पे रिकॉर्डिंग में डाल दी है। अगर 8 नहीं हो 10 तो हो जाएगा, दोनों नहीं हो दोनों की रिकॉर्डिंग देख लें, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां से इंशाल्लाह लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा बच्चों, ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, ये बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ इसको समझाऊंगा आप लोगों को ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो जो मैं लिख रहा हूं उधर समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले तो यार अगर हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएं तो सर हमारे पास एक जूल्स मीटर है, इसमें वोल्ट मीटर एम मीटर भी होता है, क्योंकि अभी उस पर भी आता हूं। मैं कह रहा हूं कि सर हमारे पास एनर्जी सप्लाई करते हैं हम 30,000 जूल्स, मास ऑफ वाटर बॉयल हो जाता है 0.2 किलोग्राम्स। आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालनी है। आपने कहा सर E इज इक्वल्स टू एम वी एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एनर्जी दे रहा हूं मैं 30,000 जूल्स की, और मास 0.2 कन्वर्ट हो रहा है, तो 30,000 जूल्स डिवाइडेड बाय 0.2, आपकी वैल्यू आ रही है 150,000। इसका मतलब है ये जूल्स पर किलोग्राम्स दूंगा तो 1 kg पानी भाप बन जाएगा। असल में ऐसा है नहीं सर, असल में जो मैं हीट दे रहा हूं ये सारी की सारी पानी थोड़ी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें से कुछ हीट लॉस भी तो हो रही है, उधर हीट गेन हो रही, इधर हीट लॉस हो रही है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सर ये सारी हीट पानी में चली आएगी, ऐसा थोड़ी होगा सर, ये हीट लॉस होगी, और वो जो हीट लॉस होगी उस फैक्टर को एलिमिनेट करना बहुत चैलेंजिंग। अब जो एक्सपेरिमेंट की वर्किंग है एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा होगा कि सर जो मैं एनर्जी दे रहा हूं उसमें से जो एनर्जी लॉस हो रही है वो माइनस होगी तो एमएल की वैल्यू सही आएगी, और ये जो के वाला फैक्टर है ये एनर्जी लॉस्ट वाला, इसको जरा बहुत तसल्ली और इत्मीनान के साथ समझना पड़ेगा, बात तो टेक्निकल है। सर अब ये जो एक्सपेरिमेंट है एनर्जी लॉस्ट वाला, इसके लिए जो हमें कंसिडरेशन करनी पड़ेगी दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अपना फोकस ऐसे रखेंगे, बहुत काम की चीज है। सर ये जो फैक्टर रिमूव करना है ना, जो काम अब करना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर मैं ना इसको क्योंकि इधर हुआ हुआ है, मैं एक बार दोबारा इसको समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को 100% समझ आ जाए कि सर हम ये जो एक्सपेरिमेंट है इनको 2 बार करेंगे। हम इस एक्सपेरिमेंट को विल कंडक्ट इट 2 टाइम्स। एंड सर व्हाई वुड यू कंडक्ट इट 2 टाइम्स? बेटा सबसे पहले मैं इस बात को समझता हूं कि एनर्जी माइनस लॉस टू द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू एमएल, और सिंस मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। मैं पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करूंगा एट अ सर्टेन एनर्जी P1 प्रोवाइड करूंगा हीटर, और टाइम में 10 मिनट ले लिया। इससे जो मास कलेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी m1, जो मास कलेक्ट हो जाएगा। अब सर ये मास कलेक्ट कैसे करेंगे? इनिशियली मास मेजर करेंगे जो भी होगा, और जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो फाइनल मास कलेक्ट करेंगे, जो डेफिनेटली वो बीकर बता देगा, माइनस कर देंगे तो वो मास आ जाएगा जो इवेपोरेट हो चुका है। सर P1 T, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सर K1 क्यों नहीं लिखा?
याद रखें बेटा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बॉइलिंग वाटर है, एनर्जी लॉसेस सेम होते हैं क्योंकि बीकर की जितनी जगह है ना, उस सर्टेनली इतने ही एनर्जी लॉसेस में हो सकते हैं, वो सेम है। सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा किया एट अ डिफरेंट एनर्जी, एक डिफरेंट पावर प्रोवाइड की, टाइम मैंने अभी वो ही रखा। अगर ये 5 मिनट के लिए करा था, ये भी मैंने सेम 5 मिनट के लिए किया। माइनस के अभी भी सेम होगा क्योंकि 100 डिग्री पे जितना पानी बॉईल हो सकता है वो सेम, उसमें जो एनर्जी लॉसेस जो सराउंडिंग है वो सेम होते हैं। मास कुछ और कलेक्ट हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। और कैसे सॉल्व करूंगा? आई वुड बी सॉल्विंग देम बाय सब्ट्रैक्शन। जब मैं इसको सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करूंगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। दिस वुड बिकम पॉजिटिव, दिस वुड बिकम नेगेटिव, दिस वुड बिकम नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। P1T minus P2T is equals to M1 latent heat of vaporization minus L2 latent heat of vaporization. P1 minus P2 टाइम कॉमन ले लिया is equals to M1 minus M2 latent heat of vaporization कॉमन ले लिया। तो हमारी latent heat of vaporization का फॉर्मूला आ जाएगा P1 minus P2 इंटू टाइम ओवर M1 माइनस M2। और मास किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। सर ये आ गया हमारा फॉर्मूला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, हीट लॉसेस खुद ब खुद एलिमिनेट हो चुके हैं। इसकी वर्किंग यहाँ पे मैंने लिखी हुई भी है कि ये किस तरीके से आता है। अदरवाइज सर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, लेट्स सबसे पहले तो यार ये पूछता है कि व्हाई एक्सपेरिमेंट इज डन ट्वाइस for the same time duration using different power ratings। इसकी रीजन याद रखिएगा, it is always allows us to eliminate the heat losses। ये एक पैटर्न है जिससे हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि हम हीट लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट 2 बार परफॉर्म करते हैं ताकि हीट लॉसेस को एलिमिनेट कर सकें। दूसरा सर अब जो सवाल आ जाते हैं वो भी बड़े टेक्निकल आ जाते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। When a liquid is boiling, thermal energy must be supplied in order to maintain a constant temperature. State 2 processes for which thermal energy is required during boiling. सबसे पहले to overcome the intermolecular forces, या to overcome की जगह बेहतर वर्ड होगा to break intermolecular forces। of attraction। दूसरा है बेटा टू ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। A student carries out an experiment to determine the specific latent heat of vaporization for a liquid. Energy is supplied at a constant rate to the heater. When the liquid is boiling at a constant rate, the mass of liquid evaporates in 5 minutes is measured. ठीक है। The power of the heater is then changed and procedure is repeated. Data for the 2 power ratings are given. ठीक है जी, बिल्कुल। How it may be checked that the liquid is boiling at a constant rate? तो बेटा mass readings on the digital balance will be reducing at a constant rate। जो डिजिटल बैलेंस रखा हुआ है उसकी जो रीडिंग्स हैं वो कांस्टेंट रेट पे रिड्यूस हो रही होंगी। Why the rate of evaporation is determined for 2 different power readings? To eliminate the heat lost to the surrounding। Calculate the specific latent heat of vaporization। Guys, you need to make sure कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो, ये नहीं होगा बुकलेट में।
ये यूजेज वाला फॉर्मूला अलबत्ता वैसे तो याद हो ही जाता है। लेटेंट वेपराइजेशन निकालने के लिए पावर हमारे पास 50 और 70 है। टाइम हमारे पास 5 मिनट्स है। एंड जो मैसेज है दैट इज 6.5 माइनस 13.6। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों में से 70 माइनस 50 भी कर सकते हैं। आंसर इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जूल्स पर ग्राम में ही मांगी हुई है तो ठीक है। 857 तो 860। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉस इन द एक्सपेरिमेंट। सुभान अल्लाह, रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है। ठीक है, पर सेकेंड 860 ग्राम्स जूल्स पर ग्राम। ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस। सबसे पहले तो हीट लॉस निकाल लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है तो हम यूज करते हैं P1T माइनस के इज इक्वल्स टू M1L, क्योंकि अब तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई ना। तो जो हमने दो इंडिविजुअल इक्वेशंस बनाई थी उसमें से सबसे पहले मैं हीट जो लॉस हुई वो निकालूंगा, फिर उसके बाद रेट निकालूंगा। P1T पावर हमारे पास 50 है, टाइम इज 5 मिनट्स, मास कलेक्टेड वाज 6.5 and 860। 50 into 860 into 6.5 के की वैल्यू आ रही है 9410 जूल्स। रेट निकालना है तो 9410 को डिवाइड कर देंगे 5 into 60 से, तो मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। तो 9410 डिवाइडेड बाय 5 into 60 would give me the rate of 31.4 joules per second is the rate of heat loss। अच्छा सवाल था। ऑन दैट नोट बेटा हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस कंक्लूड होते हैं। यहां पे आई वुड वांट यू गाइस के फौरन से सर एक सवाल करिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने आप लोगों को करने के लिए कह रहा हूं कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिएगा। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। और इंशाल्लाह आप लोगों के पास इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं है, 11 क्वेश्चंस है टोटल। आपका जो टॉपिक है ये भी वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन इंशाल्लाह अभी हम लोग एक आध छोटा मोटा लेक्चर इसका और करेंगे, इसमें हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप करेंगे। मीनवाइल हो सकता है, देखिए ये लेक्चर जो अब आपकी वेबसाइट पे होंगे दे आर गोइंग टू बी अंडर द हेडिंग ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो वंस वी आर डन विद दिस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और दो अच्छे क्वेश्चंस करके विल बी मूविंग ऑन टू द थर्मोमीटर एंड फ्रॉम देयर इंशाल्लाह हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी इसी में इस एक ही चैप्टर में कंक्लूड करेंगे। अलबत्ता दे आर 2 डिफरेंट चैप्टर्स। दैट्स वाई मैंने आपको पासवर्ड्स करने से मना किया था कि मैंने कहा था जब ये थर्मल का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इसके पासवर्ड अटेम्प्ट कीजिएगा। मीनवाइल लेट्स कॉल इट अ डे। बहुत अच्छी क्लास रही, मजा आया, थैंक यू। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट कीजिएगा, समझ आया फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर गाइस।